नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके यहाँ पर आपकी 10 फरवरी की जो आपके एसएससी जीडी में कि सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इसको विस्तार से देखेंगे। इसमें आपके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं और ये आपकी 10 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट है। इसके आपके कुछ आपके जीके जीएस के क्वेश्चन मिले हैं, कुछ आपके 4-5 आपके इसमें हिंदी के क्वेश्चन मिले हैं, तो इसको विस्तार से देखेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है या जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट का ये 10 फरवरी का पहला क्वेश्चन है। वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो पूरे भारत का पूछा है औसत। इसमें 382 जनघनत्व था और व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक आपका जैसे 1 किलोमीटर का वर्ग निकाला जाता है, तो इसमें आपकी कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो उससे पता चलता है। जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ का है? सबसे ज़्यादा ये पूरे भारत का 382 और सबसे ज़्यादा बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। कितना? 1106 व्यक्तिगत घनत्व है इसका, जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17। मतलब 1 किलोमीटर ऐसे में चौड़ाई में, 1 किलोमीटर ऐसे में, 1 किलोमीटर ऐसे में जब इसको वर्गाकार नापेंगे तो इसमें आपके 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और 1 किलोमीटर ऐसे में, 1 किलोमीटर आपका वर्गाकार में 1106 व्यक्ति बिहार में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिहार में आपका हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में इसमें आपके सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का हो जाएगा और सबसे कम होगा अंडमान निकोबार द्वीप का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, आगामी शिफ्टों में जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत में हुई थी, तो 1993 में हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY 1993 में शुरू की गई थी। यह भारत में शिक्षक युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई। तो जो महिलाएं हैं या जो शिक्षक हैं, इनको स्वरोजगार प्राप्त हो या जो अपने घर पर ही कुछ ना कुछ स्वरोजगार योजना कुछ ना कुछ काम करे जिससे उनको भी लाभ हो और उनके परिवार का जीवन यापन चल सके। और यह योजना विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र, स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान, इसमें ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद अगला है, पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चला था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बीच जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, जो आपकी 1975 से 1974 से 1978 के बीच में चली थी। और इसके बाद एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। इसके बीच में रोलिंग प्लान लाया गया था, जिसे अनवरत योजना कहते हैं। ये एक वर्ष के प्लान था। एक कांग्रेस सरकार खत्म हो चुकी थी यहाँ पर और नई जनता पार्टी की सरकार आई थी। मोरारजी देसाई यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने योजना पंचायती व्यवस्था योजना को समाप्त करके रोलिंग प्लान लाया था और वर्ष 1978 से 80 के बीच में चली थी। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर गया था, ये इसमें था। और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने फिर से पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। तो ये पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में ये सौम्या स्वामीनाथन ये पुरस्कार से पूछा गया था कि आपका ये किस क्षेत्र से संबंधित है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोफेसर और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो राइबोसोम हो जाएगा यहाँ पर, राइबोसोम। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म होते हैं। यह एक जेली जैसे पदार्थ तरल पदार्थ से इसमें साइटोप्लाज्म साइटोसोल से मिलकर बना होता है। साइटोसोल कोशिका के अंदर पाया जाता है। द्रव
होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके संविधान से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे आपके मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, या आपके मौलिक कर्तव्य हो गए, कई बार पूछे गए हैं रिपीट हो के। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन किन अनुच्छेदों में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी लेता है? तो अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी लेता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसमें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके रूस से लिए गए हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। और अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नाटू नाटू गीत के लेखक कौन थे? तो ये में चंद बोस हो जाएंगे। और इस गाने को कंपोज करने का श्रेय एम कीरावानी को जाता है। और यह गीत साल 2022 में आई फिल्म RRR का है। इस गाने को राहुल शिल्पी गुंज और काला भैरव ने गाया था। नाटू नाटू से जुड़ी इसकी कुछ बातें देख लेते हैं। तेलुगु भाषा में है, ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कौन सी भाषा में, तो तेलुगु भाषा में है। और इसके आपके नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे? तो SS राजामौली हो जाएंगे। नाटू नाटू गाने के निर्देशक SS राजामौली हैं। यह गाना 2022 में आई फिल्म RRR का है। इस गाने को MMR कीरवानी ने इसको बनाया है मतलब। और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपके ग्रैमी आपको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो जो जब संविधान बना हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे। इसमें पहले वाला पूछा गया था, वर्तमान वाला। तो वर्तमान में 448 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं। इसमें क्या होता है, जैसे 19A में इसमें संशोधन हुआ, जैसे 21A इसमें जोड़ा गया, तो इस 21 है और 21A हो गया, तो ये 2 हो गए। फिर आपके जैसे हो गया कि 43 है, एक 43A जोड़ा गया, तो ये जो ए वाले जो संशोधन करके जोड़े गए, तो ऐसे ऐसे जोड़ने पर ये आपके 448 के आसपास है। और इसमें आपके भाग शुरू में कितने थे? 22 भाग थे जब संविधान बना हुआ था। तो वर्तमान में कितने? 25 भाग हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की दयनीय विफलता के कारण योजना अवकाश। तो इसमें योजना अवकाश का पूछा गया था कि कब इसमें लागू हुआ। तो आपका 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के बीच ये योजना आयोग योजना अवकाश पहली बार लगाया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1966 से 1969 के बीच 3 वर्ष की योजनाएं थी। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। योजना की छुट्टियों का मुख्य कारण के बाद में युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था, भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था। इसकी वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका जो लक्ष्य रखा गया था, इसमें आपके 4 दशमलव कुछ आपके, लेकिन इसमें 3 दशमलव कुछ विकास दर रही थी। युद्ध की वजह से अकाल भी पड़े थे इसमें। तो इसमें मुद्रास्फीति और भीषण सूखे के कारण ये घाटे में चली गई थी। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपए के अवमूल्यन की घोषणा की। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 में ही शुरू हुई थी, 1969 से 1974 तक ही चली थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है उझावर तिरुनल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगर आपको त्योहार या आपके महोत्सव विस्तार से पढ़ना है तो इसका हमने वीडियो बना दिया गया है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे इस वीडियो की, तो इसको देख लेना जाके। अगला क्वेश्चन है 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल स्टेडियम आयोजन किए गए थे। इसमें कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इसको आयोजन किया गया था। ये 56वीं सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में फाइनल मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, पुरुष के भी और महिला के भी। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आ जाता है तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर
तीर लगने पर कितने अंक दिए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो तीरंदाजी पर एक आपके सामने एक बोर्ड रखा रहता है, उसमें आपके ऐसे प्रकार गोल गोल प्रकार में रंग भरे रहते हैं। सबसे बाद में आपका काला रंग होता है, फिर इसमें नीला, फिर इसमें लाल, इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें पीले रंग सबसे बीच में रहता है। तो पीले रंग पे आपके बिंदु पर तीर लगने पर आपको 10 अंक दिए जाते हैं। अगर 10 या 9 अंक दिए जाते हैं। इसको देख लेते हैं विस्तार से। जब आपके पीले जो बीच में रहता है बिल्कुल आपके इसमें 10 और 9 अंक दिए जाते हैं। लाल के इसके बाद लाल रहता है आपका केंद्र में, तो 8 और 7 अंक दिए जाते हैं। नीले छल्ले में अगर आपका तीर लगता है तो 6 और 5 अंक दिए जाते हैं। और सबसे बाद में काला रंग होता है, उसमें काले रंग में लगने पर तीर को इसमें 4 या 3 अंक दिए जाते हैं। 4 या 3 या 8 या 7 इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये मोटी पट्टी रहती है लगभग 1 इंच की। तो आपकी बाहरी साइड लगा तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर इसकी अंदर की साइड लगा तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपका होता है ये केंद्र बिंदु, आप लोगों ने देखा होगा निशाने को मानने के लिए। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो हरियाणा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात वाला राज्य, जिसमें प्रति 1000 पुरुष पर 834 महिलाएं इसमें का अनुपात आया है। और यह अनुपात आपका 0 से 6 आयु वर्ग की लड़कों की तुलना के अनुपात में सबसे कम है अभी तक का। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरल का है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से आपका कौन सा है। तो उड़ीसा का एक लोक नृत्य पूछा गया था अभ्यर्थियों के द्वारा से, तो ऑप्शन तो नहीं पता चले लेकिन हम बता दे रहे हैं कि आपके उड़ीसा में कौन कौन से होते हैं। दल खाई होता है, इसमें उड़ीसा नृत्य होता है, छऊ होता है, चेरी घोड़ा, डंडा नाटा, मेघा नाचा और चांगू नृत्य, करम नृत्य, इसमें आपके रथ यात्रा या आपकी यात्रा होती है आपकी उड़ीसा में। और इसमें नुआखाई त्योहार जो नई फसल के आने पर ये त्योहार व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। इसे आपके देख लीजिए इसमें कौन सा पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है इसमें अभ्यागत शब्द के कई पर्यायवाची, इसमें अभ्यागत शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। तो अतिथि हो जाएगा, मेहमान, पाहुन, आगंतुक हो जाएगा। ये आपके जो अभ्यागत मतलब जिनकी आने की तिथि ना हो तो उसको, या अभ्यागत जिनका अभ्यास ना हो आने का, कब आ रहे हैं तो उनको अतिथि कहते हैं। तो जो भी आपको इसमें से मिला है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका कहें उससे जी साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें लगभग 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है, एन इसमें पूछा गया था। तो इस प्रकार से का हो जाएगा। इस पर जी के मान से पूछा गया था कुछ क्वेश्चन। और इसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए इसमें साक्षरता दर का पूछ लिया गया है, उसमें आपकी लिंग अनुपात का पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी शिफ्टों में, इस पर भी विस्तार से वीडियो ला देंगे एक। भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार इस पर 94 रही थी, जिसमें केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 96.11 और महिलाओं की साक्षरता दर 92.07 रही थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है, ये हमने जिसमें कल वीडियो बनाया है जो त्योहारों का है उत्सवों का, तो इसमें आपके सब सरहुल त्योहार भी पड़ा है। तो ये झारखंड का हो जाएगा। सरहुल त्योहार झारखंड में विभिन्न जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। यह लोक नृत्य आपका यह पूर्व आदिवासी, नववैश्य और झारखंड के मुंडा, ओराव आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। झारखंड में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी जनजाति त्योहारों में से एक सरहुल त्योहार नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें सरहुल का अर्थ है वृक्षों की पूजा करना। सरहुल का अर्थ क्या होता है, वृक्षों की पूजा करना। प्रकृति के करीब होने के कारण जनजाति सरहुल पर्व को मनाती हैं। अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो आपके शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया था। इसमें आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था और इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का एक प्रावधान किया गया था।
और ये अधिनियम कब का था? ये अधिनियम 2009 में आया था और 2010 को ये लागू किया गया था। इसमें एक केस लड़ा था मोहिनी जैन अट्टम, इसने इनके लिए शिक्षा के लिए इन्होंने केस लड़ा था। भारतीय संविधान के 21A के तहत इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए इसमें 2009 में शिक्षा का अधिकार आया, इसमें जानना जरूरी है। और 0 से लेके 6 तक के अधिकार किसमें दिए गए हैं, ये आपको कमेंट में बताया। 0 से लेके 6, ये तो है आपका 6 से लेके 14 तक के बालकों के लिए, और 0 से लेके 6 तक के बालकों के लिए कौन से अनुच्छेद में संविधान में व्यवस्था की गई है, तो ये आपको एक कमेंट में बताना है। ये भी पूछा गया था आपकी अगली शिफ्टों में, तो ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये हमने आपको बता दिया गया है ये पहले। और इसमें अमृत भारत योजना कब शुरू हुई? अगला क्वेश्चन है, ये फरवरी 2023 में शुरू हुई। अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। यह योजना रेलवे मंत्रालय ने देश के 1275 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित के लिए ये योजना शुरू की गई थी। साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो मोहम्मद शमी को हो जाएगा। इन्होंने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर ये पर्पल कैप जीता था। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को हर साल पर्पल कैप के रूप में जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो विकेट रन बनाता है, जो रन बनाता है सबसे ज़्यादा, उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, जो विराट कोहली के पास था। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसके संबंधित है? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। पहले जो आपकी आयु वर्ष थी ये आपका 1989 में किया गया था ये संशोधन, तो ये ध्यान रखना है। ये आपकी 21 वर्ष थी वोट डालने की, लेकिन इसको घटाकर 18 कर दिया गया था। यह भारतीय संविधान का 61वां संशोधन 1989 द्वारा किया था। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कितनी आयु से कितना घटाया था, तो 21 से 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन है। तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकार आपके कौन से? तो सितारा देवी, इसमें ऑप्शन दिए गए थे, सितारा देवी और डॉक्टर पुरुषोत्तम धतीच आपके हो जाएंगे। ये कथक नृत्य से संबंधित है, और कथक आपको उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल पूछे गए थे, तो कैलासानंद नाथन इसके पुदुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जावरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा? जावरा उत्सव ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। ये बुंदेलखंड में एक नृत्य है उत्सव, जिसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित थे? तो कथक नृत्य के लखनऊ घराने से संबंधित थे। ईश्वरी प्रसाद जी प्रयागराज इलाहाबाद में हांडिया क्षेत्र के मूल निवासी, उन्होंने कथक नृत्य के लखनऊ घराने के मूल प्रवर्तक के रूप में शुरुआत की थी, तो ये लखनऊ घराने के थे। और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पंडित भीम सिंह जोशी कहाँ के थे? पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना है। पंडित रविशंकर मेहर घराना है, इसको फिर से शुरू किया गया है, मेहर घराना। और इसके बाद पंडित जसराज कहाँ के? मेवाती घराना के, राजस्थान में पड़ता है, तो ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर चढ़ जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये अभी तक नील आर्मस्ट्रांग का पूछा जाता था, लेकिन इसमें पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है हमें कि इसमें दूसरे जो उनके साथ गए थे उनके पूछ लिया गया। तो बज एलिंडर ये गए थे इनके साथ। और ये अपोलो 11 मिशन के द्वारा पहली बार चंद्रमा पर मानव ने कदम रखा था। तारीख कब थी? 19 तारीख को गए थे, और 20 जुलाई को 1969 को ये पहुंच गए थे। और मिशन कौन सा था? अपोलो 11 था। ये मिशन भी पूछा जा सकता है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एलिंडर ये गए थे, तो इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द शॉर्ट सर्विस आपका किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो लद्दाख के हो जाएंगे। लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ इसके उपराज्यपाल या राज्यपाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखें। इसमें आपके भारत के संविधान में निम्नलिखित में के अधिकार को किस संविधान
संशोधन के जरिए जोड़ा गया। तो भारत के शिक्षा के अधिकार को ये कई बार क्वेश्चन पूछा रहा है घुमा फिरा के, तो आपके अगली शिफ्ट में भी पूछा गया था, ये 3rd शिफ्ट का है। तो 86 में संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। संविधान के 86वां संविधान संशोधन 2002 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अनिवार्य शिक्षा बताई गई थी। द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 12,000 ईसा ओल्ड, ये आपके 12,000 वर्ष पहले इसको कौन से नाम से जाना जाता था? न्यूलिथिक एरा, इसको न्यूलिथिक एरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया था? ये 1932 को आयोजित किया गया था। आपका पहला 1930 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। बीडी साहब आपके जो भीमराव अम्बेडकर इसमें गए थे। दूसरा कब हुआ था? आपका 1931 में। तीसरा कब हुआ था? आपका 1932 में, ठीक है। इसमें गांधी जी गए थे, स्वयं गांधी जी ने हिस्सा लिया था। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में नवंबर दिसंबर में हुआ था। ये लंदन में आयोजित किए गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। इस अगला क्वेश्चन पूछा है कि संघ के जंतुओं, जो आपका पोरीफेरा संघ है, इसमें आपके जंतु किस प्रकार के होते हैं या इसका संरचना क्या होती है? तो इसमें छिद्रधारी जंतु होते हैं पोरीफेरा में। इसके पोरीफेरा जंतुओं को सामान्य रूप से स्पंज, मतलब ये आपके स्पंज स्प्रिंग की तरह स्पंज होते हैं और अधिकांश समुद्र जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जलीय में भी पाए जाते हैं। यह अचल जीव हैं जो जल में किसी आधार से चिपके रहते हैं। असीमित या समितियों द्वारा प्रकार के होते हैं। इनका आकार सीमित भी हो सकता है, कोई ऐसा है कोई इनका आकार सीमित नहीं भी हो सकता, इस प्रकार के हैं। इन्हें छिद्रों से जल के साथ ऑक्सीजन और भोजन पदार्थ में परिवहन होते रहते हैं। शरीर कंकटों के बने बाह्य आवरण या बाह्य कंकाल से ढका होता है। प्रजनन अलैंगिक या निम्यूस या आंतरिक कलिका निर्माण द्वारा लैंगिक कहते हैं। तो ये पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये इसमें कब शुरू की गई थी आपके, या इसके रोजगार के अवसर, परिचय और लक्ष्य इसमें बताया गया था। रोजगार के नए अवसरों के सृजन के प्रोत्साहन के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ ABRY की शुरुआत की गई थी। मतलब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी और ये अक्टूबर 2020 में शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है, इसमें कर्मचारियों भविष्य निधि संकट EPO की जो आपकी उपलब्धता है इसमें बताई गई थी। क्या पूछा गया था इसमें? वाणिज्य से संबंधित पूछा गया था कि वाणिज्य में आपकी कौन कौन से विषय या कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री, मार्केटिंग, विज्ञापन, लॉजिस्टिक, वित्त जैसी गतिविधियां शामिल हैं। वाणिज्य में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लेन देन होते हैं। वाणिज्य में जुड़े कुछ विशेष इसमें आपके जैसे वस्तु सेवा कर हो गया, लेखा, वित्त, व्यापार प्रबंधन, मानव संसाधन, सांख्यिकी, विपणन, अर्थशास्त्र, सूचना प्रणाली, इसमें आपके वाणिज्य में सब आ जाते हैं। इसके बाद लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरियाणा के जिंद से संबंधित हो जाएंगे। आपके कहाँ से हो जाएंगे? हरियाणा के जिंद से संबंधित हो जाएंगे। और 2024 के लिए से पद्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए ये इतने ही क्वेश्चन थे और आपके इसमें दोनों शिफ्ट हो गई हैं। इसमें आपकी सेकेंड शिफ्ट हो गई है और इसमें आपकी 3rd शिफ्ट भी हो चुकी है। 10 फरवरी की दोनों शिफ्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आप जाके देख लीजिए जिसका आपका अभ्यर्थी का फर्स्ट का है। और जो आगामी शिफ्ट में है आगे वाली, उनका भी जल्दी ही एनालिसिस करवाया दिया जाएगा। और जो आपकी जनसंख्या से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं 2011 की, इसका भी एक विस्तार से वीडियो ला देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।